के बारे में तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कुंभ के अंदर कुव्यवस्था है, योगी सरकार की नाकामी है, मोदी सरकार की नाकामी है। जब ये खुद जाते हैं तो ये मीडिया वाले दिखाते हैं जाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अब जब दोबारा जाम लग गया तो कोई मीडिया वहां पर नहीं पहुंचेगा। तो मोदी जी ने पूरे सिस्टम को खरीद के रखा हुआ है, पूरे सिस्टम में पैसे लगा रखे हैं, तो इसलिए कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलता। इसलिए चुनावों को जीतने का एक यही मतलब है। उनके नेता परवेश उर्मा ने कितने पैसे बांटे जिसको आज सीएम बना रहे दिल्ली का, तो मुझे लगता है कि ऐसा सीएम नहीं होना चाहिए जो पैसे बांटकर वोट ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज गई हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू को ही अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुला लेते तो अच्छा रहता। महाकुंभ के अंदर इन्होंने बुला लिया, अच्छा किया। तो ये अपमान करते हैं अपने राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति हैं वो, तो उनको कास्टिज्म से तोलना नहीं चाहिए। अगर मोदी जी इतना मानते, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा राम जी की इतनी मानते, तो उसमें द्रौपदी मुर्मू को इन्वाइट करते, जरूर बुलाते। पुलिस कह रही है कि वापस चले जाइए, प्रयागराज की तरफ ना आए लोग। देखिए, पुलिस इसलिए कह रही है, भगदड़ मच चुकी है, पुलिस अपना काम कर रही है, और मुझे लगता है कि लोगों को वहां पर, क्योंकि कुव्यवस्था है, वहां नहीं जाना चाहिए। अगर व्यवस्थाएं अच्छी होती, सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा होता, तो वहां जाना बहुत सालों बाद लगा है, पवित्र चीज थी। लोगों की व्यवस्था करी है हमने। देखिए, 100 करोड़ लोगों का आंकड़ा जैसे नरेंद्र मोदी जी बता देते ना, वैसे अगर जिन लोगों की मौतें हुई उनका आंकड़ा बता दिया होता तो जनता आज उनको वोट देकर क्या अपने सराखों पर बिठा के रखती। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने महाकुंभ में जिन लोगों की मौतें हुई उन पर एक शब्द नहीं बोला, और महाकुंभ में नहाते रहे सिर्फ वोट लेने के लिए दिल्ली में। उनको तो मोक्ष प्राप्त हो गया ना, जो मरे वहाँ पर। देखिए, शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, धर्म के ठेकेदार, ऐसे सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों की मलाई खाते हैं और ये बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री जी, जाइए डुबकी लगाइए, मोक्ष को प्राप्त हो जाइए, और हमारे शंकराचार्य जी आपको मोक्ष की प्राप्ति जल्दी दिला देंगे। आप जाइए, उनसे मिलकर तो आइए एक बार। बीजेपी कह रही है विपक्ष सनातन को बदनाम कर रहा, जग हंसाई कर रहा। देखिए, विपक्ष सनातन को संभाल कर रखा है, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी धर्म का मुद्दा उठाती है, राहुल गांधी जी उसको अवॉइड करते हैं, उस पर बयानबाजी नहीं करते, उसको लाइमलाइट में नहीं लाते। वो बार बार यही कहते हैं कि आज संविधान खतरे में, वो संविधान की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। तो ये बीजेपी वाले एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे इस पूरे चुनावों में अरविंद केजरीवाल जी ने नैरेटिव सेट किया कि बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़े। उन्हें पता होना चाहिए पीएम की रेस में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। संविधान खतरे में कहाँ से? देखिए, संविधान खतरे में नहीं होता तो पैसे बांटने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर संविधान खतरे में नहीं है तो दिल्ली के अंदर आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए बोल सकते हैं जो महिला पर इतनी अभद्र टिप्पणी करता है। आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए जिन पर कार्रवाई हो रखी है, तो ये संविधान ही खतरे में है। मुझे लगता है कि एक नेता जो चुनाव लड़ता है उस पर दामन पर दाग नहीं होने चाहिए, और संविधान भी यही कहता है कि एक नेता जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में धर्म की राजनीति हो रही है, इसीलिए संविधान खतरे में। हिंदू मुस्लिम की लहर दिल्ली में भी आ गई है क्या? देखिए, हिंदू मुस्लिम की लहर दिल्ली में क्या आएगी, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कर रखा है इन लोगों ने, लेकिन धीरे धीरे ये लहर खत्म हो रही है, जनता समझ रही है। और आप देखिएगा कि लोकसभा में जिस तरीके से मोदी जी की छाती चौड़ी सिकुड़ गई, वैसे ही मुझे लगता है आने वाले चुनावों में भी नरेंद्र मोदी जी को समझ में आएगा कि जनता उन पर भरोसा नहीं करती और धर्म की राजनीति पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। कहाँ सिकुड़ रही है वो? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली लगातार तो जीत। देखिए, लोकसभा में एक बार झटका लगा है ना, आने वाले समय में स्टेट्स की जनता भी समझने का प्रयास करेगी कि कैसे इन लोगों ने धर्म की राजनीति कर करके लोगों को बांटा है और संविधान को खत्म किया है। जनता जब समझती है ना तो एक बार में सत्ता की कुर्सी से उठा भी देती है। तो नरेंद्र मोदी जी का भी अहंकार जल्दी टूटने वाला है। केजरीवाल जी का ओवर कॉन्फिडेंस था ये, जो जिस प्रकार उनको हार का सामना। देखिए, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्होंने सोचा कि मैं गठबंधन से क्या लड़ूंगा, मैं दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ता हूँ। उनसे हरियाणा के अंदर उनसे सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। वो हमेशा अपने हिसाब से चलना चाहते थे, अपने आप को ऊपर रखना चाहते थे। अरे, सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, आप हमारे हिसाब से मत चलिए, लेकिन हमारी बातें तो सुनिए। तो बड़े बड़े नेता खुद भी चुनाव हार गए, बताइए। देखिए, आप सोचिए कि टॉप लीडर्स जब हार गए तो पार्टी कहाँ तक सीमित रहेगी? पंजाब में क्या होगा, विधायकों का, इनके नेताओं का क्या होने वाला है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या ये जेल में जाएंगे या पार्टी बिखर करके फिर वापस जहाँ जहाँ से आई, कांग्रेस से कुछ लोग गए, कुछ लोग बीजेपी से गए, तो उनमें शामिल हो जाएंगे। और कहा भी था 15-15 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है उनके विधायकों को, ये आरोप भी था केजरीवाल जी का, तो शायद खरीद भी ले अब।